सबसे पहले तो जो आपके मन में जो प्रश्न है मेरा जनता दल यूनाइटेड से अलग होना और नीतीश जी से जो मेरा संबंध है उसको लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी से जो मेरा संबंध अभी तक रहा है वो विशुद्ध राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। 2014 नवंबर में दिल्ली में पहली बार मैं और नीतीश जी मिले थे। उसके बाद से नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जो लोग मुझे जानते हैं, नीतीश जी को जानते हैं, जिन्होंने देखा है हमारे संबंधों को, वो कई लोग ये बात आपको कन्फर्म करेंगे कि उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा ही रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पितातुल्य ही मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे पार्टी में शामिल कराने का, उसके बाद पार्टी से निकालने का, उनके सारे फैसलों को मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ और उस पर किसी भी तरह का कोई विवाद या टीका टिप्पणी अभी भी नहीं करना चाहता हूँ और आगे भी नहीं करना चाहता हूँ। ये उनका प्रीरोगेटिव है, ये उनका एकाधिकार था और आगे भी रहेगा। वो पार्टी में रखना चाहते थे तो अच्छी बात है, और पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं तो भी ये उनका अधिकार है। इस बात के लिए उनका सम्मान है। मेरे मन में उनके प्रति जो आदर है, जो पहले था वो आज भी है और आगे भी वैसे ही रहेगा। अब मेरा जब उनसे इतना अच्छा संबंध रहा है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर हम लोग में मतभेद किस बात का है। मतभेद के दो कारण रहे हैं और ये कारण पिछले 1 महीने 2 महीने में नहीं, लोकसभा चुनाव के समय से ही हम लोग की आपस में ये बातचीत चल रही है। एक जो आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग को लेकर है, क्योंकि जितना मैं नीतीश जी को जानता हूँ और जितनी बात मेरी उनसे होती रही है, उसमें नीतीश जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि गांधी, जेपी और लोहिया, इन तीन को और इनकी बताई हुई बातों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे मन में ये जो दुविधा रही है कि आप जब पूरे बिहार में गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं, उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। दूसरी जो वजह रही है विवाद की या मतभेद की, वो रही है जदयू की और नीतीश कुमार जी की गठबंधन में पोजीशनिंग को लेकर। अब ये सब आप जानते हैं कि भाजपा के साथ नीतीश जी का कोई पहला संबंध नहीं है, कोई नया संबंध नहीं है। पिछले 15 साल से साथ में हैं और ये बात मुझे भी मालूम थी। फिर क्यों ज्वाइन किया पार्टी? क्योंकि जिस भाजपा के साथ जिस तरह नीतीश जी रहे हैं 2004 के बाद से और आज जिस तरह से है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे लिए नीतीश कुमार, 2014 के नीतीश कुमार, धूल धूसरित, चुनाव हारे हुए 2 MP के नेता, उनका ज़्यादा सम्मान है। बिहार की वो शान थे। आज 16 MP लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है, उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू न बने।
इन दो बातों को लेकर मेरा और नीतीश जी से आपस में मतभेद भी रहा है, आचार विचार भी हमारा चलता रहा है। उन लोगों का मत जो चाहते हैं कि भाई क्यों हम भाजपा के साथ इन्हीं शर्तों पर बने रहें, उनका कहना यह है कि भाई राजनीति में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिहार के विकास के लिए अगर ये इन दो मूल बातों पर थोड़ा समझौता भी करना पड़े तो भी ये करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बात को गंभीरता से सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, लेकिन मूल बात अगर बिहार का विकास है तो हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस गठबंधन के साथ रहने से बिहार का विकास हो रहा है। अगर बिहार का विकास हो रहा है तो निश्चित तौर से अगर आप चाहें तो किसी के सामने झुक के भी, अगर आपके झुकने से भी बिहार का विकास हो रहा है तो उससे मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद भी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बिहार में तरक्की इतनी हो गई जो कि बिहार के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है? क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? आप सबने देखा, एक छोटी सी बात, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नीतीश जी ने हाथ जोड़कर पब्लिकली रिक्वेस्ट किया। बात को माना जाना तो छोड़ दीजिए, आज तक उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिप्लाई तक नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मैं दल में हूं और गठबंधन की मर्यादा के खिलाफ हूं, लेकिन गठबंधन किस कीमत पर? अगर सिर्फ 2 सीट ज्यादा लेने के लिए या मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, मेरा अपना मानना है कि अगर नीतीश जी खड़े होंगे या कोई भी नेता खड़ा होगा, बिहार के लिए खड़ा होगा, तो बिहार की जनता उसके साथ खड़ी होगी। उसके लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। नीतीश जी का या उस जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें प्रेजेंट अरेंजमेंट में बने रहना चाहिए, उनका ऐसा मानना है कि भाई बिहार में जीतते रहने के लिए भाजपा के साथ बने रहना जरूरी है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब जहां तक बिहार के विकास की बात है, मैं नीतीश जी के साथ था तब भी ये मानता था कि बिहार में विकास नीतीश जी के राज में हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं नीतीश जी के साथ आज नहीं हूं, इसलिए ये कह दूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये गलत होगा। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूल चूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे। बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी, आज भी मोर और लेस वही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2005 में बिहार की स्थिति जो थी, आज भी दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में बिहार की स्थिति वही बनी हुई है। अब आप कहेंगे भाई नीतीश जी ने काम भी किया तो स्थिति सुधरी क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं, नीतीश जी ने शिक्षा में काम किया, साइकिल बांटी, पोशाक बांटे, बच्चों को स्कूल तक भी पहुंचाया, लेकिन एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। साइकिल बटी, पोशाक बटा, लोगों का एडमिशन भी ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा लोग स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा का जो इंडेक्स है, एजुकेशन आउटकम का इंडेक्स है, जो भारत सरकार का इंडेक्स है, मेरा नहीं है, नीति आयोग का इंडेक्स है, अभी हम आपको दे रहे हैं, आप नेट पर जाकर देख लीजिए, तो झारखंड को छोड़ दें तो बिहार आज भी देश का सबसे निचले स्तर का स्टेट है। कहने का मतलब ये कि आपने साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए 15 साल में। एक बड़ा नीतीश कुमार जी का जो योगदान है कि बिहार में घर घर बिजली आ गई, मैं मानता हूं, और इसके लिए नीतीश कुमार जी का साधुवाद भी होना चाहिए कि हर घर में बिजली पहुंची है पिछले 10 साल में। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हाउस होल्ड लेवल पे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है।
जो देश में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है हाउस होल्ड लेवल पे, एक परिवार जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो देश में 900 किलोवाट के आसपास होता है और बिहार में वो 202 किलोवाट है। बिजली पहुंची, लेकिन लोगों के पास एक बल्ब और एक पंखा चलाने के अलावा और कुछ लगा सकने की क्षमता नहीं है। आपने सड़कें बनवाई, लेकिन यहां गरीबी इतनी है कि लोगों जो व्हीकल है, लोगों के पास गाड़ी खरीदकर उन सड़कों का उपयोग करने की क्षमता नहीं बनाई। बिहार में व्हीकल ओनरशिप देश के मुकाबले 1/4 है। 3.5 करोड़ लोग आज भी गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा गरीब लोग आज भी बिहार में ही हैं। 10 साल 15 साल आपने आर्थिक तरक्की कराई। आप बता रहे हैं कि बजट 30,000 करोड़ का था, अब 2 लाख करोड़ का हो गया। भाई ये तो नेचुरल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो आपकी सैलरी मान लीजिए कि पहले 5,000 थी, आज 20,000 हो गई है। उससे आपका जीवन आमूलचूल नहीं बदलता है, वो तो एक नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है। बिहार में पर कैपिटा इनकम हम लोग 2005 में भी 22वें नंबर पर थे देश में, और आज भी 22वें नंबर पर ही हैं। बिहार 2005 में भी देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी बिहार देश में सबसे गरीब राज्य में है। आप पर कैपिटा जीडीपी उठाकर देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम उठाकर देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, अर्बनाइजेशन देख लीजिए। जितने डाटा है, जितने मानक हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं और इसके साथ उसके सोर्स और सारे पॉइंट। आपको कहीं रिसर्च करने जाने की जरूरत नहीं है। 2005 और 2015 बिहार कहाँ खड़ा था 2005 में और 2015 में कहाँ खड़ा है। मैं नीतीश जी से, उनके सरकार से, पार्टी से, या जो भी इन विषयों को समझने की क्षमता रखते हो या समझते हो, वो आ जाए खुले मंच पर, जिससे बात करना चाहते हो बात कर लें। एक भी डाटा प्रशांत किशोर का डाटा नहीं है। अब मुसीबत यह है कि नीतीश जी को गवर्नेंस पे कोई बोलने वाला है नहीं यहाँ, तो नीतीश जी ने उसको अपना एक एकाधिकार बना लिया है कि जो किया वही बहुत किया। पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत भी कर रहा हूं तो उसको आप मानिए और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मान लीजिए। मुझे लगता है कि अब बिहार में वो समय आ गया है जब लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपने पिछली सरकारों के मुकाबले क्या किया, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये जानना चाहते हैं कि अगले 10 साल में बिहार के लिए क्या कीजिएगा। लालू जी के राज के मुकाबले बिहार कहाँ खड़ा है उसके विषय में जरूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि बिहार महाराष्ट्र के मुकाबले कहाँ खड़ा है, बिहार हरियाणा के मुकाबले कहाँ खड़ा है, और बिहार कर्नाटक के मुकाबले कहाँ खड़ा है, ये भी तो बताना होगा। कितने दिन तक यही बात करते रहेंगे कि 2005 में बिजली नहीं थी और बिजली आ गई। भाई कोई ऐसा भी तो दिन आए जब गुजरात के सूरत से लोग चलकर बिहार में काम करने आए। ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ही लोग क्यों जाएंगे गुजरात में काम करने? बिहार देश के 40% जिलों में कोई एक आईएएस या आईपीएस बिहार का लड़का है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सबसे ज्यादा अगर एक राज्य के कहीं लड़के पढ़ रहे हैं तो वो बिहार के लड़के हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ काम करने की सुविधा नहीं है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा दिल्ली में 40 से ज्यादा लोग जलकर मर गए, वर्कर। ज्यादातर लोग उसमें यूपी और बिहार के थे। अगर 15 साल में खूब तरक्की हुई है तो वैसी स्थिति में जाकर लोग क्यों रह रहे हैं? कभी आपने सुना कि बिहार में कोई ऐसी घटना, न भगवान न करे हो, ऐसी घटना हुई हो और उसमें कोई कर्नाटक का आदमी हो, महाराष्ट्र का आदमी हो, गुजरात का आदमी हो? ये स्थिति कब बदलेगी? ये स्थिति तब बदलेगी जब बिहार में अपना एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व होगा। किसी दूसरे का पिछलग्गू बना हुआ नेतृत्व बिहार की स्थिति को नहीं बदल सकता है। और ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है। मैं उनके साथ था तब भी और आज भी मैं कह रहा हूं, ये स्थिति तब बदलेगी जब निचले स्तर से, ग्रामीण स्तर, गांव के स्तर से, पंचायत के स्तर से ऐसे लोग जो नए बिहार का सपना रखते हो, जो ये देखना चाहते हैं कि अगले 10 साल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग
जो बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्य में देखना चाहते हैं, जो थक गए इस बात को सुन सुन के कि लालू जी के राज में ये नहीं था, हमने ये चीज कर दिया। अरे भाई सुन लिया कि लालू जी के राज में चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, आपने शुरू कर दी, लेकिन वो चिकित्सा व्यवस्था ऐसी नहीं हुई है कि हम लोग को दिल्ली ना जाना पड़े। उस चिकित्सा व्यवस्था के रहते हुए चमकी बुखार से 150 लोग मर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। पटना 4 दिन बाढ़ की पानी में डूबा रहा, आपको पता ही नहीं है। कितने दिन तक ये बात कहते रहिएगा कि लालू जी के टाइम में 6 बजे पटना बंद हो जाता था, आज 10 बजे तक पटना खुला रहता है। लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर बॉम्बे पूरी रात खुला रह सकता है तो पटना क्यों नहीं। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। और मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूं कि कोई गठबंधन बनाकर नीतीश जी को हरा दिया जाए या किसी पार्टी को रोक दिया जाए या किसी पार्टी की सरकार बना दी जाए। मैं बिहार में पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर 1.5 साल पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की है और आपके द्वारा, आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं, और चाहे इसके लिए जितना दिन लगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी लगाना चाहता है, अपनी क्षमता लगाना चाहता है। ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ जो पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा ये है, आप सोच कर ये आए हैं कि नवंबर में चुनाव है, उसमें क्या होने वाला है। देखिए, चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, ये काम तो मैं रोज करता हूँ। बिहार में चुनाव लड़ने लड़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। पिछले 2 साल से, 1.5 साल से सितंबर में मैंने शुरू किया यहाँ पर अपनी यात्रा, और तब से मैं ओपनली हर प्लेटफॉर्म पे कहता रहा हूँ कि मैं बिहार में ऐसे यंग लड़कों की टीम बनाना चाहता हूँ, ऐसे यंग लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जो इस सपने को जीना चाहता है और किन्हीं परिस्थितिवश ये नहीं कर पा रहा है। मैं उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता में अपनी ताकत जोड़ना चाहता हूँ ताकि 10,000 अच्छे मुखिया जीत कर आए। नीतीश कुमार ने सरकार अच्छी चलाई, खराब चलाई, वो विवाद का विषय हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वो 200 अच्छे एमएलए नहीं बना पाए, 200 ऐसे एमएलए नहीं बना पाए जो कि बिहार की राजनीतिक परिस्थिति को पूरी तरह बदल सके। तो इसलिए मेरा जो प्रयास है वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 साल 10 साल के नज़रिए से है। बिहार में वो राजनीतिक नेतृत्व खड़ा हो, इसके लिए अगले 2 दिन में, मतलब 20 तारीख से मैं एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। बात बिहार की नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, जिसके तहत बिहार के 8,800 पंचायतों में से 1,000 ऐसे लोग, ज़्यादातर युवा, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, चुनना, उनसे जुड़ना, जो ये समझते हैं कि बिहार के अगले 10 साल इतने स्वर्णिम होने चाहिए कि देश के सबसे अग्रणी राज्यों में हम लोग शामिल हों। देश के सबसे अग्रणी 10 राज्यों में बिहार शामिल हो। मैं आपको एक पैरामीटर बताता हूं, प्रति व्यक्ति आय जो हर आदमी समझता है यहाँ, अगर बिहार को देश में 10वें नंबर पर पहुंचना है, आज हम लोग 22वें नंबर पर हैं। 15 साल की तरक्की के बाद, सो कॉल्ड विकास के बाद, बिहार प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति जो औसतन कमाता है, उसमें आज हम लोग 22वें नंबर पर हैं। अगर 10वें पर आना है तो प्रति व्यक्ति आय 8 गुनी बढ़नी चाहिए अगले 10 साल में। बिहार को वो चलाएगा जिसके पास वो सपना हो, जिसके पास वो कर दिखाने की क्षमता और ब्लूप्रिंट हो। किसी को हराना और जिताना ये प्रयोजन नहीं है। बिहार बेहतर कैसे बने ये प्रयोजन है। नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हैं तो उनका भी स्वागत है। हम तो उनके साथ रह के यही कर रहे थे, कुछ अलग नहीं कर रहे थे। ये जो आज आपको लिस्ट जारी कर रहे हैं, इसमें अभी करीब 3 लाख लड़कों ने साइन किया है। आप में से कई लोग, जब मैं नीतीश कुमार जी के साथ था, मैंने उनको बताया है, इसमें 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो मैं जदयू में जब था तभी लोगों ने ज्वाइन किया है। और इसमें आपको ये भी बता दूं, करीब 30% लोग आज भाजपा के एक्टिव मेंबर हैं। और मैं नाम जारी कर रहा हूं,
वेबसाइट से, ये कोई फर्जी डाटा नहीं है, वेबसाइट का लिंक आपको जारी कर रहे हैं। आप स्वयं से वेबसाइट पर जाकर देख लें कि किस जिले में, किस ब्लॉक में कौन सा व्यक्ति, किस आयु, किसका लड़का, क्या काम करने वाला जो खुद से इसमें शामिल हुआ है। क्या संख्या बताई आपने? 2,93,000 के आसपास का अभी संख्या आपको दे रहे हैं। 20 मार्च तक 10 लाख लड़के डिजिटली इस पर रजिस्टर कर रहे हैं। और नीतीश जी ने कहा कि भाई बिहार में हम लोग तो साधारण पार्टी हैं, ट्विटर वगैरह क्या करेंगे। मेरी सोच अलग है। बिहार हमेशा पोस्ट कार्ड वाला ही देश बना रहे, ये नहीं चाहता हूं मैं। बिहार के लड़के ट्विटर ना सीखें, फेसबुक ना आए, मैं उससे सहमत नहीं हूं। कि ट्विटर गुजरात के लोगों का एक अधिकार नहीं है। ट्विटर और फेसबुक गुजरात के लोगों को भी सिखाने वाले लोग बिहार के ही थे। तो आप स्वयं ट्विटर पर हैं, 4.5 करोड़ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, रोज आप मीटिंग करते हैं, उसका फोटो रिलीज ट्विटर पर कर रहे हैं, और बिहार का लड़का अगर कोई ट्विटर यूज करता है तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने ये कहा कि ये भाई पार्टी इंटेलेक्चुअल की नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि इस देश ने, इस मानव इतिहास ने, भारत के इतिहास ने सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चाणक्य को देखा, वो आदमी इस धरती का था। तो बिहार को आप इंटेलेक्चुअल से अलग कैसे कर सकते हैं? हम लोग कोई बेवकूफ वाले देश, बेवकूफों के राज्य थोड़े ही ना है। इंटेलेक्चुअल होना कोई गलत बात थोड़ी है, टेक्नोलॉजी समझना कोई गलत बात थोड़ी है। अगर हमारी आकांक्षा है कि हम नंबर 1 बनना चाहते हैं तो इसमें खराब क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य रहे? कोई पूछता है भाई ये पटना ऐसा क्यों दिखता है, तो आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो गरीब राज्य हैं। तो अगर हम लोग गरीब राज्य हैं तो इसको धनी राज्य बनाने का, समृद्ध राज्य बनाने का जिम्मा किसका है? ये केरल से लोग थोड़ी आएंगे इसको बनाने के लिए, बिहार के लोग बनाएंगे। और 15 साल से आप शासन चला रहे हैं, आपसे ज्यादा अनुभव किसके पास है? आप आगे आइए। मैं फिर से आपके माध्यम से नीतीश जी को बोल रहा हूं, आप आगे आइए। किसी पॉलिटिकल कंपल्सन की समीकरण की जरूरत नहीं है। बिहार को अगर आप बताएंगे कि अगले 10 साल में कैसे आप टॉप 10 में पहुंचाएंगे, अगर आप बिहार के हर आदमी को ये बताएंगे कि अगले 10 साल में कैसे यहाँ के हर व्यक्ति की आय 8 गुना बढ़ सकती है, अगर आप बताएंगे कि बिहार में भी प्रति जो जीने की औसत आयु है केरल से 10 साल कम है। आपको अंदाजा है इस बात का? बिहार में औसत आयु करीब 10 साल केरल के मुकाबले कम है। मतलब केरल में जो सामान्य आदमी है, बिहार के एक सामान्य आदमी से 10 साल ज्यादा जी रहा है। मैं ये मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि अगर नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति अपनी प्रशासनिक क्षमता और अनुभव को उपयोग में लाकर बिहार के लोगों को जोड़कर अगर ये ब्लूप्रिंट सामने रखेंगे, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बिहार के लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए भाई नीतीश कुमार जी 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे या 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न तो यह है कि आप गांधी और गोडसे दोनों को एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए प्रश्न यह है कि आप बिहार को लीड करना चाहते हैं या किसी का पिछलग्गू बनकर सिर्फ कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं। तो आप जो यहाँ आए हैं, आपकी अगर ये समझ है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करने जा रहा हूं, किसी गठबंधन का काम करने जा रहा हूं, मैं आपके माध्यम से स्पष्टता से बता रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी गठबंधन को बनाने और उसके प्रचार के कार्य में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अगले 100 दिन में इस कार्यक्रम को लॉन्च करना और हर पंचायत, हर गांव में जाकर लोगों को बताना, समझाना और उनको इस बात के लिए जागृत करना, उनको जोड़ना कि बिहार को अगले 10 साल में देश के सबसे 10 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल करने के मुहिम में अगर आपका विश्वास है, अगर आप इस सपने को साझा करते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं, तो आइए, जुड़िए। उसके बाद उसका स्वरूप क्या होगा, पार्टी बन जाएगी कि प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि मोर्चा बन जाएगा, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। और अगर नीतीश कुमार आकर उसको लीड करना चाहते हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर सुशील मोदी आकर लीड करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
जो लोग बिहार के सबसे अच्छे प्रशासनिक अनुभव वाले लोग हैं वो आए और इसको लीड करें और बिहार को वो ब्लूप्रिंट दिखाएं। Prashant ji, why all this after the amputation? Why all this after the amputation? You could have easily done that while you were a part of the JDU. बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैंने एक भी बात ऐसी नहीं कही है जो मैं जदयू में रहते हुए नहीं कहता रहा हूं। कोई एम्पुटेशन की बात नहीं है। मैं जदयू में था, जो लोग मुझे फॉलो करते रहे उन्होंने देखा है मैं जितनी मीटिंग होता है उसमें यही कहता रहा हूं कि बिहार में विधायकों की एवरेज एज 40-45 साल होनी चाहिए। बिहार में ये समय आ गया है कि नीतीश जी लालू जी के राज से अपना कंपैरिजन बंद करें और ये बताएं कि अगले 10 साल में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा के मुकाबले कहां खड़ा होगा। आपके पास है क्या सर? नहीं, प्रशांत जी एक सवाल बताइए। एक सवाल है, आफ्टर ऑल आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ है? आप एक तरफ जेडीयू बीजेपी के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं ममता बनर्जी हो, डीएमके हो, शिवसेना हो, आफ्टर ऑल आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? और आप जो भी कर रहे हैं आपको लगता नहीं कि जिस आदमी को आप पिता तुल्य मानते हैं उसी ग्रैंड नीतीश को आप अल्टीमेटली यू विल एंड अप हर्टिंग में? देखिए, बिहार में कई लोगों से मैं सुनता रहता हूं कि भाई ये तो बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं पैसे के लिए। मैं आपके माध्यम से आज इस बात को एक बार फाइनली कह देता हूं, जो अगली बार ये कहे उसको जरा बताइए कि एक आदमी भी दिखाए कि 1 रुपया, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 रुपया भी अगर किसी ने प्रशांत किशोर एज ए इंडिविजुअल को काम करने के लिए दिया है तो इसका प्रूफ दिखाइए। मैंने भाजपा के साथ भी काम किया है, नीतीश जी के भी साथ काम किया है। तो जो लोग आपको रोज प्रेस बाइट दे रहे हैं उनसे जरा जरूर पूछिए कि बताओ कि भैया किस दिन 1 रुपया भी प्रशांत किशोर को किसी ने दिया है। मैं आ रहा हूं उस पर। आप इन्होंने सवाल किया पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। अरे भाई मैं आ रहा हूं उस पर, आप एक सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करी है। देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इस देश में ऐसे समझते हैं कि आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, कम्युनिस्ट के साथ हैं कि जदयू के साथ है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतनी सिंपल चीज नहीं है जिसको कि आप बकेट में डालकर एक्सप्लेन कराना चाहते हैं। मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, मैं उसको आपको, मैं जानबूझ के उसको अवॉइड करता रहा हूं कि उसको बहुत एक्सप्लेन करने के लिए समय भी चाहिए और समझने की आपकी क्षमता और विलिंगनेस भी चाहिए। मेरा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको मैं एक फ्रेज में कहता हूं, इगैलिटेरियन ह्यूमैनिज्म। egalitarian humanism rooted in Gandhian ideology and the preachings of Gandhi। अगर आप मेरा ट्विटर का प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें 5 वर्ड लिखे हुए हैं, रेवर गांधी। मैं डेफिनेटली गांधी के विचार से, गांधी के आइडियोलॉजी से, गांधी जी की बताई हुई बातों से बहुत बहुत प्रभावित हूं। लेकिन अगर उस चीज को आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ढालना चाहेंगे तो मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है कि मैंने इसको पहले भी इंटरव्यू में समझाने की कोशिश करी है कि गांधी जी ने, जैसे मानिए कि उन्होंने गौ हत्या का विरोध किया, तो अगर आप उसको सीधे आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप कहेंगे कि उन्होंने संघ का समर्थन कर दिया। गांधी जी ने स्टेट ओनरशिप की बात कही, इसका मतलब कि वो उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी हो गई। गांधी जी ने स्वराज की बात कही तो उसके हिसाब से सोशलिस्ट हो गए, और कांग्रेस में तो वो थे ही। ये डीप रूटेड क्वेश्चन है कि अगर आइडियोलॉजी आपको डिफाइन करनी है जो कि गांधी के विचारों से प्रेरित हो, तो उसके लिए जो वर्ड है, जो फ्रेज है, मेरी समझ से जो है, जिसको मैं लिखूंगा आगे लिख के मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इगैलिटेरियन ह्यूमैनिज्म विथ 4 की वर्ड्स एज ए फाउंडिंग प्रिंसिपल्स। आपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार नीतीश कुमार के लिए पिछलग्गू बोला है। क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को साफ तौर पे भाजपा का पिछलग्गू मान रहे हैं? भाई मैं नीतीश कुमार जी को किसी का पिछलग्गू नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों में ज्यादातर लोगों ने नीतीश कुमार जी का कैरियर देखा है। आप ये बताइए कि क्या 2014 के नीतीश कुमार, जिनके पास 2 MP थे, जो चुनाव में हारकर धूल धूसरित दिख रहे थे, वो नीतीश कुमार बिहार की शान थे, या सफेद कुर्ता पहनकर दिल्ली के विधानसभा में
जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बगल में बैठकर प्रचार करते हुए वो नीतीश कुमार बिहार की शान है। निर्णय आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए कि बिहार की शान कौन है। भाई आप देखिए यही खड़े हैं, हम 1 घंटा बैठे हुए आपका सवाल ले लेंगे। नीतीश कुमार ने ये भी बात रखी थी कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने आपको पार्टी में रखा था और यही बात आपको काफी खराब बिल्कुल। ये बात उन्होंने पहले भी लेकिन कही। बिल्कुल, देखिए नीतीश जी ने ये बात कही, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि नीतीश जी ने मेरे लिए क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी या विवाद नहीं करना चाहता हूं। जहां तक बातें उन्होंने जो कही हैं, अगर नीतीश कुमार 70 साल की उम्र में जिसको अपना बेटा जैसा कहते हैं उसके लिए उनको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो मैं बेटा जैसा होने के लिए उनको ये छूट देता हूं। उनको मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं सच क्या है। उसमें जो नीतीश कुमार ने कहा, जो नीतीश कुमार जी ने कहा, आप उसी को सच मान लीजिए। लेकिन मैं क्या हूं और क्या बनूंगा वो नीतीश कुमार जी के कहने से डिफाइन नहीं होता है। मैं क्या सोचता हूं, किस रास्ते पर चलता हूं और किस मंजिल पर पहुंचूंगा, ये उससे मेरे अपने कर्मों से डिफाइन होगा। मैं मोदी जी के साथ काम किया हूं, इसके लिए किसी को बताने की, घोषणा करने की जरूरत नहीं है, तो दुनिया जानती है। मैंने खुलकर काम किया है, इसमें कोई छुपाने वाली बात थोड़ी ना है। लेकिन मैं किसी का एजेंट नहीं हूं। मैं जो बनूं, और ना मुझे उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत है। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी को मैंने पितातुल्य कहा है और 70 साल की उम्र में उनको ऐसा लगता है कि ये झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, उनको ये जस्टिफाई करने के लिए कि प्रशांत किशोर को क्यों हटा रहे हैं, तो मैं उनको ये खुशी अपनी ओर से गिफ्ट कर रहा हूं। उनको मान लेने दी। आप मान लीजिए कि मैं अमित शाह के कहने पर ही रखा गया था, आप मान लीजिए। प्रशांत जी, आमतौर पर चुनाव के पहले राजनेता कहते हैं गरीबी दूर करूंगा, बेरोजगारी दूर करूंगा, बिजली लाऊंगा, नंबर 1। आपने कई बातें कही हैं, नंबर 1 बिहार को राज्य बना दूंगा। मैं नंबर 1 की बात नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा है आप देखिए हल्के, पहले सुनिए 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्य नहीं ये मान लीजिए आप पहले क्या मान लिया जाए कि चुनाव के पहले एक और राजनेता बिहार को मिल गया जिसने ये कहा कि हम अग्रणी राज्य बना देंगे, 10 लाख युवा हमारे साथ जुड़ेंगे। मैंने ऐसा कहा? किसी ने सुना कि मैं अग्रणी राज्य बना दूंगा? मैंने कहा? मैंने ये कहा, पहले बात समझिए। कोई आदमी अगर आपको कहता है कि वो बिहार को नंबर 1 बना देगा तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, जो संभव ही नहीं है। इसलिए नहीं संभव है कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो दूसरे राज्य कंबल ओढ़कर सो नहीं रहे हैं। अगर आपसे कोई बहुत आगे है तो आप धीरे धीरे ही वो गैप दूर कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार को जो भी रूल करना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या कोई दूसरे जो उनको चैलेंज करने वाले अपोजिशन के लीडर हैं वो करना चाहते हैं, तो उनको बिहार को ये बताना चाहिए कि अगले 10 साल में बिहार जो देश के अग्रणी राज्य हैं, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनके मुकाबले बिहार कहां खड़ा होगा और अगर टॉप 10 में पहुंचना है तो उसके लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को लेकर मैं हर गांव, हर पंचायत में जाना चाहता हूं। चुनाव लड़ने की बात तो मैंने कही नहीं। मैं किसी पार्टी में हूं नहीं तो चुनाव कैसे लड़ूंगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पर प्रशांत जी, जब आप पार्टी में थे तब आपको ये सब नजर क्यों नहीं आया कि बिहार पिछड़ा हुआ है? उस समय आपने क्यों नहीं ये सब? अरे भैया, आपको उसके बाद आप ये सब बात उठा। अरे बिल्कुल सही बात आपने कहा। आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपना नाम बता दे तो आपने देखा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के घर पर बैठकर महीनों मैंने यही बात रोज कही है और आप वहां नहीं आए होंगे या आपकी रुचि नहीं है। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आपने फॉलो नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं जिन्होंने उसको हर दिन कवर किया है कि बिहार के लड़कों को बुलाकर ये कहना कि आप अपने आप को सशक्त बनाइए, पंचायत जीतने के का प्रयोजन कीजिए। उस समय आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, इसलिए विकास नहीं हुआ है। किसने कहा? किसने कहा कि विकास नहीं हुआ है? आप सुन रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं हम, अंग्रेजी अगर आप चाहे तो मैं उसको अंग्रेजी में बोलूं। आप ही बोल रहे हैं। अंग्रेजी जो बोलिएगा लोग
सवाल ये था, क्या आपने जिन लोगों से बात करी, क्या कभी उन लोगों को ये बताया कि नीतीश जी गोडसे के साथ हैं, आप यहाँ आपकी डिफेंड कर रही है? भैया मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप नीतीश कुमार जी आज पूरे बिहार में पूरे घूम कर, और किसी को बताए उससे ज्यादा मुझे, मैं तो उनके साथ रहता था ना। कितने लोग हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं? कोई नहीं। बात पूरी करने दीजिए, फिर हम यहाँ बैठे हुए कोई हड़बड़ी तो है नहीं। नीतीश कुमार जी के साथ में रहता था ना, उनके साथ उनके घर में। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी के 7 पापों का शिलापट हर स्कूल में लगवा रहे हैं, तो उसी के साथ साथ जब ऐसी परिस्थिति आज बन गई है, जब पहली बार, ये जो पीछे से कोई कह रहा था कि पहले भी थे, पहली बार गोडसे जिंदाबाद कहने वाले के साथ आप खड़े दिख रहे हैं, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अगर आप उधर रहना चाहते हैं उधर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिधर रहना चाहते हैं उसको क्लियर कर लीजिए। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि अगर आप भाजपा के साथ हैं, आप जिस ज्ञानवर्धन की बात कर रहे हैं, सवाल यही है कि आखिर ये जो बुद्ध का ज्ञान आपको आज 15 दिन बाद, जब पार्टी से निकाले जाने के बाद आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई, वो पहले क्यों नहीं हुई? अब क्योंकि आप हमसे मिले नहीं थे ये बताने के लिए। अरे भाई, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2004 से हैं। मैं तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कि मोदी जी को यहाँ आने से रोक दिया, और आज वही नीतीश कुमार हैं जो 2 सीट लेने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। दोनों में आपको फर्क नहीं दिखता है? अगर आप एक एक करके नहीं पूछेंगे तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक भाई साहब ये बहुत चिल्ला रहे हैं, इनको पहले बोलिए। प्रसाद जी, ये बताइए कि जब आप जल्दी ज्वाइन किए उस समय तो आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार गांधी और गोडसे को दोनों को साथ रहे थे, तो फिर आपने जल्दी क्यों ज्वाइन किया? दूसरा, दिल्ली में आपने कांग्रेस को बोला कि सीए एनआरसी के खिलाफ बैठिए, केजरीवाल को क्यों नहीं बोला, जिसकी वजह से कांग्रेस की इतनी बुरी हाल हुई? हिंदू वोट दिया, नमस्कार नहीं किया, आपने केजरीवाल को क्यों नहीं बोला? अच्छा, आपने 2 सवाल पूछा है, आप इनका सुन लीजिए। आप सवाल इन्होंने पूछा है, इनका जवाब दे लेते हैं। इन्होंने कहा कि आप पहले नीतीश कुमार के साथ थे, और आप में से कई लोग पूछ रहे हैं उस समय आपको क्यों नहीं दिखा कि वो गांधी और गोडसे दोनों के साथ खड़े हैं। जिस नीतीश कुमार को मैं जानता हूं या मैं जानता रहा हूं, वो गांधी के साथ ही खड़े थे। उन्होंने कभी गोडसे के साथ खड़े होने की बात नहीं कही है। मैंने शुरुआत में कहा कि ये दुविधा ही इससे शुरू हुई है कि आप कई मुद्दों पर अब ऐसे लोगों के साथ, गोडसे के साथ नहीं, ऐसे लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं जो गोडसे जिंदाबाद की बात कह रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हुआ है लोकसभा से। लोकसभा से पहले ये स्थिति नहीं थी। दूसरी बात जो आपने कहा अभी अरविंद केजरीवाल की, तो आप चुनाव के भारी विशेषज्ञ मालूम होते हैं कि आपको पता है कि किस वजह से कांग्रेस हार गई। मुझे तो नहीं पता है कि कांग्रेस इस वजह से हार गई कि उन्होंने सीए पर कुछ पोजीशन लिया। सीएए पर और एनआरसी पर अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो उसके विरोध में खड़ी है। आप अपना रिकॉर्ड ठीक कर लीजिए। ऐसा है शिवपूजन जी, आपके साथ मैं अच्छा एक बार अलग से 1 घंटा बैठ लूंगा। सारा सवाल अगर आप ही से लेंगे तो दूसरे लोग कैसे बात करेंगे? हाँ, अरे भाई एक महिला है पूछ रही है, पूछ लेने दीजिए। जी जी, नौजवान उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो आपका इस मौके पर बिहार आना या ये कहना कि आप ही नौजवानों को जुड़ने के नहीं भाई देखिए, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति या दल से ना मेरा कोई अभी सरोकार है, ना मैं किसी के विरोध में खड़ा हूँ। कन्हैया कुमार भी मेरे से मिले हैं पहले, वो बिहार के लड़के हैं, कुछ करना चाह रहे हैं तो मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है, और हमको उसके लिए उनके साथ खड़े होना या उनके विरोध में होना ये जरूरी नहीं है।
मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। जिसको साथ में आना है आए, जिसको न आना है न आए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये प्रयोजन ही नहीं है कि अगले 2 महीने में चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। मेरा प्रयोजन ये है कि चाहे 10 साल लगे, मुझे ऐसे लड़कों को तैयार करना है, ऐसे परिवार को, ऐसे लोगों को जोड़ना है जो इस बात में यकीन रखते हैं कि बिहार 10 साल में कैसे देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। नंबर 1 नहीं बन सकते हैं, हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। उस विचारधारा से जो सहमत हैं और लॉन्ग टर्म 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल अपने जीवन का इस क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, मैं उनको जोड़ने आया हूँ। मैं कोई रथ पर बैठकर पब्लिक रैली कर कर किसी को जिताने और हराने नहीं आया हूँ, कोई पार्टी नहीं बना रहा हूँ, वो मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन बिहार में निचले स्तर से राजनीतिक तौर पे जो चीजों को सुदृढ़ करने की बात है, उस पर अपना योगदान करने की है। अब अगर हमको सवाल सुनाई नहीं देगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? भाई मैं अपनी भूमिका बता रहा हूं। अब आप उसको जिससे जोड़ लीजिए, केजरीवाल से जोड़ लीजिए, राहुल गांधी जी से जोड़ लीजिए, सुशील मोदी जी से जोड़ लीजिए, नीतीश कुमार जी से जोड़ लीजिए, मैं अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहा हूं। यूथ इन पॉलिटिक्स के इस कैंपेन के मुख्य बिंदु क्या होंगे, कैसे जोड़ेंगे? एकमात्र बिंदु ये है कि जो भी बिहार का युवा या जो भी बिहार का व्यक्ति ये समझता है कि यहाँ राजनीतिक तौर पर एक सुदृढ़ राजनीतिक शक्ति बननी चाहिए, जो कि बिहार को आने वाले 10 साल में बिहार की तरक्की को, समृद्धि को सुनिश्चित करे और उसमें वो योगदान करना चाहता है, तो वो जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। मैं अपनी बुद्धि शक्ति जो थोड़ी बहुत भी है वो उसके साथ लगाकर आने वाले समय में काम करना चाहता हूँ। भैया ये बता रहे, देखिए इन्होंने एक सवाल पूछा है कि एक मिनट कि बीजेपी के साथ आप पहले काम करते थे, अब अलग हो गए हैं। इस बात को भी एक बार सिरे से आपको समझा देता हूँ। बीजेपी के साथ मैंने एक बार 2014 में काम किया है, ठीक है। आईपैक जिस संस्था के माध्यम से मैं काम करता हूँ, 2015 में उसकी स्थापना की गई। 2015 से आईपैक ने जहां जहां काम किया है, आप आंख खोल के इसको खूब समझ लीजिए, क्योंकि रोज मैं पढ़ता हूं जो आप लिखते हैं वो बिल्कुल अनइन्फॉर्म्ड होता है। 2015 में आईपैक का पहला कैंपेन कहां था? बिहार में। किसके खिलाफ था? बीजेपी यहां पर सामने से चुनाव लड़ रही थी। इसके बाद आईपैक का दूसरा कैंपेन कहां था? पंजाब में। पंजाब में किसकी सरकार थी? अकाली भाजपा की सरकार थी। तो किसके खिलाफ कैंपेन था? अकाली भाजपा सरकार के खिलाफ कैंपेन था। उसके बाद आईपैक ने काम किया यूपी में। यूपी में कांग्रेस किसके खिलाफ लड़ रही थी? भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी। उसके बाद आईपैक ने काम किया आंध्रा में। आंध्रा में किसकी सरकार थी? टीडीपी बीजेपी एनडीए की सरकार थी। उसके बाद आईपैक ने कहां ऐसा काम किया है भाजपा के साथ, आप मुझे बता दीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लग रहा है कि कभी इधर है कभी इधर है। हम इधर हैं, उधर ही हैं। आपने सवाल समझा नहीं। पहले आप बीजेपी के साथ, मैंने पूछा कि आप पहले बीजेपी के साथ काम किए थे, बाद में आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हो। मैं 15 से ये शिफ्ट क्यों? मेरा सवाल ये था। मैं 2015 से एक बार बीजेपी से अलग होने के बाद, 2015 में बीजेपी से अलग होने के बाद मैं, वो क्यों की बात अलग है, मैं उस पर, अरे वो सवाल तो, अरे उस पर आपके साथ बैठेंगे। मैं हर इंटरव्यू में बता चुका क्यों अलग हुए, क्यों बीजेपी से अलग हुए। इस बात को बहुत विस्तार से मैंने सारे इंटरव्यू में बताया है। अगर आप चाहेंगे फिर बैठ लेंगे। लेकिन 15 के बाद कोई भी स्टांस ऐसा नहीं है कि मैं कभी बीजेपी के साथ काम कर रहा हूं और कभी इधर काम कर रहा हूं। एक मात्र बीजेपी के जो दूसरे साइड के लोग हैं उनके साथ ही काम कर रहा हूं, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। पहले तो एक देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है
वो 90 लाख प्राइमरी सदस्यों का होने का दावा करती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिहार में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो दावा करते हैं कि उनके साथ 90 लाख प्राथमिक सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि जून तक 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ बिहार के लोग जब जोड़ेंगे उसके बाद ही आपसे फिर बात करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे पहले इतना कर लेने दीजिए, फिर बात करेंगे आपसे। भाजपा से अलग हो जाए, जहां आपका विरोध है, गोडसे वालों के साथ आपको विरोध था इसलिए आपने नीतीश कुमार को छोड़ दिया। अगर भाजपा से जेडीयू अलग होती है तो क्या फिर प्रशांत किशोर नीतीश के साथ हो जाएंगे? बिल्कुल ही आप उस बात को बहुत सीमित दायरे में देख रहे हैं। मैंने नीतीश जी के साथ साथ सुशील मोदी जी का भी नाम लिया। मैं बिहार के सशक्त राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहा हूं, दलों से ऊपर उठ के। इसमें जदयू और भाजपा से मेरा विरोध नहीं है। अगर जो भी 4 आदमी, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है उस सब के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। को समर्थन करेंगे, क्षमता दिखती है युवाओं के लिए विकल्प क्या होगा 2020 विधानसभा चुनाव? भाई बिहार का देखिए, आप लोग भारी पत्रकार हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बिहार की सारी राजनीतिक समझ आप ही को है, ठीक है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं बिहार का जो मतदाता है, बिहार का मतदाता है वो बेवकूफ नहीं है। आप उसकी क्षमता को, उसकी बुद्धि को कम कर मत आकिए। 1 मिनट रुको यार, मैं बता रहा हूँ युवाओं का। बिहार का युवा भी तो मतदाता ही है ना। इसी बिहार ने, जिसको आपको लगता है कि कास्ट के ऊपर ये बिहार वोट नहीं करता है, इसी बिहार ने माननीय मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? और 1 मिनट रुक जाइए, इसी बिहार ने 2089 में बीपी सिंह जी को वोट दिया। बीपी सिंह जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? इसी बिहार ने 1984 में कांग्रेस को वोट किया। राजीव गांधी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? अगर नैरेटिव बनेगा, अगर चेहरा सामने खड़ा होगा, अगर आप कुछ सही बात लोगों को बताकर जोड़ पाएंगे तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते हैं। और बिहार ने किया है। आप बिहार के मतदाता को जाति के एंगल में बांटकर उसको नीचे मत दिखाइए। बिहार का जाति जितनी सच्चाई बिहार में है उतनी ही सच्चाई दूसरे राज्यों में भी है। आपसे कम काम मैंने दूसरे राज्यों में नहीं किया है। आपका ये एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश से उखाड़ देना है? मेरा एजेंडा ऐसे लोगों को जोड़ना है जो मैं, देखिए, अगर आपने मेरा कैंपेन कभी फॉलो किया हो तो मैं नेगेटिव कैंपेन भी नहीं करता हूँ। एजेंडा की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं नेगेटिव कैंपेन करता ही नहीं हूँ। नेगेटिविटी मेरा एजेंडा नहीं है, किसी को उखाड़ना मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा ये है कि बिहार में सशक्त राजनीतिक नेतृत्व खड़ा हो जो बिहार के हक के, बिहार की समृद्धि के, बिहार के तरक्की की बात करे। और उसमें जो शामिल होना चाहता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो 3 लाख लड़के शामिल हैं उसमें से 30% से ज्यादा लोग भाजपा के एक्टिव वर्कर हैं। मुझे किसी से गुरेज नहीं है। किताब के माध्यम से नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ गठबंधन हुआ था तो 6 महीने के बाद वो लाभ, तो क्या ऐसी बातें सप्लाई थी? मैं किसी भी, देखिए, किसी भी प्राइवेट सेटिंग में जो बात कही गई है मैं उस बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं जब नेताओं के साथ काम करता हूं तो उनके साथ लिटरली रहता हूं। बहुत सारी बात लोग अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में बैठ के कहते हैं, अगर उसको मैं लिखने बैठ जाऊं तो पूरी किताब लिख दी जाएगी। इसलिए, लेकिन राजनीति की एक मर्यादा है, पब्लिक लाइफ की। जो बात प्राइवेट में कही गई है उसको प्राइवेट में ही रहने देना चाहिए। सीए, एनआरसी, एनपीआर को लेकर मैंने पहले भी टिप्पणी की है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बिहार में ये लागू नहीं होगा।
बिहार में CAA, NRC, NPR लागू नहीं होगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि नीतीश कुमार जी ने भी ये बात कह दी है, और जो बात उन्होंने कही है मुझे लगता है कि मैं उनके साथ हूं नहीं हूं, वो इस बात पर कायम रहेंगे कि बिहार में NRC नहीं होगा। NPR के जिन नए प्रोविजंस की बात कही गई है, उस प्रोविजंस पे उन्होंने, रामविलास पासवान जी ने, कई लोगों ने ये कहा है कि ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और CAA, जहां तक CAA का सवाल है, उस पर ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए। जिस दिन बिहार में एक भी व्यक्ति को CAA के धारा के अंतर्गत नागरिकता दे दी जाएगी, उस दिन मैं मानूंगा कि CAA लागू है। उससे पहले CAA यहाँ लागू नहीं है, इसलिए बेकार का विवाद उस पर मत कीजिए। मेरा व्यक्तिगत स्टांस बिल्कुल क्लियर है, CAA, NRC, NPR इस फॉर्म में एज ए कॉम्बिनेशन बिहार में लागू नहीं होगा। अगर होगा तो राजनीतिक एक्टिविस्ट के तौर पर हम उसके विरोध में खड़े हैं। एक मिनट, इन्होंने सवाल किया है शराबबंदी को लेकर। एक मिनट सुन भाई, इन्होंने सवाल किया है शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी का असर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तो एसेस आप तब कीजिएगा जब वो बंद होगी। शराब अगर बंद हो गई तब वो विषय है विवाद का कि उसका असर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप लोग यहाँ बैठे हुए सारे महानुभाव, शराब बंद हो गई है, तो जब बंद नहीं हुई है तो उसका असर और कुअसर कैसे जज करें, आप बताइए। देखिए, ममता जी के Z+ सिक्योरिटी वाली जो बात है, आप लोग फिर बिहार के बहुत सारे यहाँ पत्रकार खड़े हैं, आपने देखा होगा मैं एक कांस्टेबल लेकर भी अपने साथ नहीं चलता हूँ। तो आपको मिला है या नहीं? मेरी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। कल मैं जब पटना आ रहा था फ्लाइट से, उतरने के बाद कुछ पत्रकार बंधुओं ने खबर भेजी है, मेरी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है, और अगर लिया है तो किन परिप्रेक्ष्य में लिया है। मेरा व्यक्तिगत अपना सिक्योरिटी को लेकर, और आगे की बात नहीं कि मैं क्या करूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 साल से मैं बिहार में हूँ, और साधारण जो छोटे मोटे नेता हैं वो भी 4 गनर लेकर घूमते हैं बिहार में। आप में से अगर किसी ने देखा हो, आज तक मैंने एक सिपाही भी नहीं लिया है, और मेरा सिक्योरिटी में उस तरह का सिक्योरिटी रखने का कोई इरादा नहीं। भाई मैं ऑलरेडी मैं कह रहा हूं, मैं एक बार नहीं 10 बार इनकार। आपको कैसे लगता है कि 5 वर्ष से मैं बिहार में मैं इस बात पर टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि ऑफिशियली मुझे वेस्ट बंगाल ने ना कुछ कहा है, ना मेरे पास कोई सूचना आई है। मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। अगर होती तो अभी तक रख सकते थे ना। ममता, देखिए एक मिनट, ममता जी आप इस बात एक सिक्योरिटी वाली बात क्लियर कर दें। आप ये समझिए, ममता बनर्जी पहली चीफ मिनिस्टर नहीं है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। देश में 5 ऐसे 6 चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए होती तो मैं नीतीश जी से मांगता, और इतने चीफ मिनिस्टर उनसे मांगता। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि नहीं लिया मुझे जानकारी नहीं है। जब वो डिसीजन मुझे बताया जाएगा फॉर्मली, तब उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी नीतीश जी से कौन सा हमारा झगड़ा है कि मिलने की बात आप कर रहे हैं? भाई नीतीश जी का घर मेरा ही घर है, वापसी की क्या बात है? आपको तो मालूम है, हम तो आप हमसे जितनी बार मिले हैं तो नीतीश जी के घर पर मिले कि कहीं दूसरी जगह मिले? नीतीश जी के घर पर ही मिले हैं ना। हमारा तो घर ही है, तो घर वापसी की क्या बात है? अब इसको खत्म करें। भाई मैं साधारण अभी 1.5 साल पहले मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। मेरे पास न दल है, न पद है, न कार्य। मैं साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कैसे संभव है?
आप गांव-गांव घूमेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, लेकिन बिहार में क्या है? सुन लीजिए, ऐसा है कि मैं किसी मुख्यमंत्री का लड़का हूं नहीं, मैं किसी बड़े बाप का लड़का हूं नहीं, मेरे पास कोई दल है नहीं, मैं किसी बहुत बड़ी जाति से आता नहीं हूं, तो कैसे मैं सोच सकता हूं आपकी जैसी बात।